बेटा 31 जुलाई 2024 और एडेक्सल फिजिक्स में यूनिट 4 कर रहे हैं। और यूनिट 4 में मैग्नेटिक फील्ड का चैप्टर लास्ट क्लास में स्टार्ट किया हुआ है, लेकिन आज हम उसी को और टॉपिक उसमें बढ़ाएंगे। तो लास्ट क्लास में अक्टूबर 2022 का पेपर मैंने शुरू किया हुआ है, लेकिन क्लास जब नई शुरू कर रहे हैं तो मेरे ख्याल में थोड़ा सा मैं आपको रिवीजन करा दूं, और रिवीजन करा के फिर मैं क्वेश्चन में लेकर आऊँ। तो पहले थोड़ा सा रिवीजन देखिएगा। रिवीजन बेटा ये है कि ये मैग्नेट का नॉर्थ पोल और ये मैग्नेट का साउथ पोल। फॉर एग्जांपल, मैग्नेटिक लाइंस नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ जा रही होती हैं। जब मैग्नेटिक लाइनें नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ जा रही होती हैं, तो इन मैग्नेटिक लाइनों के रास्ते में अगर मैं एक इलेक्ट्रिक चार्ज लाकर प्लेस कर दूं, ये एक चार्ज है जो मैंने सिर्फ लाके रख दिया है। तो याद रखिएगा, जब चार्ज स्टेशनरी होता है, रखा हुआ होता है, तो रखे हुए चार्ज पर कोई फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स नहीं लगती, क्योंकि उसके अराउंड मैग्नेटिक फील्ड बनी नहीं होती। लेकिन जब चार्ज पार्टिकल मूव करने लगता है, तो मूवमेंट की वजह से, हरकत की वजह से, वेलोसिटी की वजह से उसके अराउंड बनने लगती है मैग्नेटिक फील्ड। और ये मैग्नेटिक फील्ड जो चार्ज की मूवमेंट की वजह से प्रोड्यूस हो रही है, ये पहले से रखे हुए मैग्नेटिक फील्ड के साथ इंटरैक्ट कर जाती है। पहले से मौजूद मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ B है, इस चार्ज पार्टिकल की वैल्यू Q है। तो जैसे ही चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में मूव करता है, तो उस पर लगती है फोर्स, और फोर्स का फॉर्मूला होता है QBV साइन थीटा। फिर बेटा मैंने ये पढ़ाया था कि जो मैग्नेटिक फोर्स लगती है, इसकी डायरेक्शन लेफ्ट हैंड रूल से निकालते हैं। और इस फोर्स की वजह से जो चार्ज पार्टिकल होता है ना, वो हमेशा सर्कुलर पाथ पर घूमता है, हमेशा सर्कुलर पाथ पे घूमता है। इसीलिए मैंने लास्ट क्लास में पढ़ाया था कि जो मैग्नेटिक फोर्स होती है, वो सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करती है। ये मैंने याद कराया है लास्ट क्लास में। अब मैं आज की क्लास शुरू करने जा रहा हूँ। आज की क्लास में अभी अक्टूबर 2022 का पेपर का एक क्वेश्चन चल रहा है, उसका रिमेनिंग पार्ट कंटिन्यू करूंगा। उसमें एक टर्म यूज हुई है, मास स्पेक्ट्रोग्राफ या मास स्पेक्ट्रोमीटर। सर ये मास स्पेक्ट्रोमीटर क्या चीज होती है? तो मास स्पेक्ट्रोमीटर आपके एडेक्सल बोर्ड की फिजिक्स में जिस तरह की ड्राइंग बनी हुई है, उससे मुझे इतना अच्छा समझाने में मजा नहीं आया। तो मैं उसी टॉपिक को एक दूसरे बोर्ड की फिजिक्स में मास स्पेक्ट्रोमीटर के डायग्राम जिस तरह बनी होती है वो बना के दिखा रहा हूँ। देखिए जनाब, ये जो क्रॉस बने हुए, क्रॉस का मतलब है मैग्नेटिक फील्ड पेपर में अंदर की तरफ है। मैग्नेटिक फील्ड पेपर में अंदर की तरफ है। इस मैग्नेटिक फील्ड में मैंने यहां से चार्ज पार्टिकल एंटर कर दिया। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट, यानी ये वेलोसिटी की डायरेक्शन है। ठीक है जनाब। अच्छा जी, यहाँ पे ये पॉजिटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज है। अगर ये पॉजिटिव चार्ज है, तो बेटा अनाबिया आपसे ही मैं मैग्नेटिक फोर्स के सारे सवाल करा रहा हूँ। अनाबिया बेटा अपने लेफ्ट हैंड की फर्स्ट फिंगर को स्क्रीन की तरफ कीजिए, लेफ्ट हैंड की इंडेक्स फिंगर को स्क्रीन की तरफ कीजिए, सेकंड फिंगर को ऊपर की तरफ खोलिए, सेकंड फिंगर को ऊपर की तरफ खोलिए। आप मुझे अनाबिया ये बताइए, आपका अंगूठा लेफ्ट पर आ रहा है, राइट पर आ रहा है? लेफ्ट पर आ रहा है, इसका मतलब आपने बिल्कुल सही बताया है मुझे। अलबत्ता लेफ्ट में मैंने जगह ही नहीं रखी है, तो मेरी अपनी जो एग्जाम्पल है ना, वो थोड़ी सी खराब हो रही है। तो अब मैं करता ये हूँ कि अपनी एग्जाम्पल को सही करने के लिए मैं अल्फा सॉरी जो चार्ज पार्टिकल है, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है, उसको यहां से एंटर करा देता हूँ। जब मैं यहां से एंटर कराऊंगा, तो देखिएगा अगेन मैग्नेटिक फील्ड इनटू द पेज। ठीक है जनाब। सेकंड फिंगर ऊपर की तरफ, अनाबिया ने बताया सर अंगूठा लेफ्ट हैंड की तरफ आ रहा है। जब अंगूठा लेफ्ट हैंड की तरफ आ रहा है, तो इस पे फोर्स लगेगी लेफ्ट हैंड की तरफ, और जब लेफ्ट हैंड की तरफ फोर्स लगती है, तो जनाब ये अल्फा सॉरी ये पॉजिटिव आइन इस तरह से घूम जाता है, इस तरह से घूम जाता है। ठीक है जनाब। ये जो पॉजिटिव आइन होगा, ये इस तरह से घूम जाएगा। और जब ये इस तरह से घूमेगा, तो यहाँ पे उन्होंने रखा हुआ होता है एक डिटेक्टर। और जो डिटेक्टर होता है ना, उस डिटेक्टर में ये पार्टिकल डिपॉजिट हो जाता है।
वगैरह वगैरह। अच्छा, अब फॉर एग्जांपल मेरे पास दो पॉजिटिव आइन है, एक है क्लोरीन पॉजिटिव आइन, ये चले मुझे याद आ रहा है लास्ट के अंदर ऑक्सीजन था आपके क्वेश्चन में। एक है ऑक्सीजन पॉजिटिव आइन, ठीक है, और ऑक्सीजन के ना दो आइसोटोप्स हैं। आप जानते हैं एक होता है ऑक्सीजन 16 और एक होता है ऑक्सीजन 17, ठीक है। दोनों का चार्ज सेम होता है, पर दोनों के मास में डिफरेंस होता है, मास में डिफरेंस होता है। कहते हैं अगर मैं यहाँ से ऑक्सीजन 16 और ऑक्सीजन 18, सॉरी ऑक्सीजन 17 आइसोटोप, दोनों आइसोटोप्स को एक साथ थ्रो करूं, तो नोट कीजिएगा सर दोनों पे मैग्नेटिक फोर्स लगेगी। मैग्नेटिक फोर्स सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करेगी। सर मैग्नेटिक फोर्स होती है क्यू बी वी, सेंट्रीपिटल फोर्स होती है एम वी स्क्वायर अपॉन आर। सर वी से वी कैंसिल हो गया, आर को सब्जेक्ट बना ले, आर को सब्जेक्ट बनाएंगे ये शक्ल बन जाएगी। अच्छा, इस शक्ल में अब जरा काम की बात नोट कीजिएगा। कहते हैं इन दोनों ऑक्सीजन का, इन दोनों ऑक्सीजन को सेम वेलोसिटी से थ्रो कर रहा हूँ, दोनों ऑक्सीजन का चार्ज सेम है, दोनों को सेम मैग्नेटिक फील्ड में थ्रो कर रहा हूँ, तीन क्वांटिटीज दोनों के लिए सेम है, पर दोनों के मास में नेचुरली डिफरेंस है। जिसका मास ज्यादा है सर वो बड़े रेडियस पे घूमेगा, जिसका मास कम है वो छोटे रेडियस पे घूमेगा। जिसका मास ज्यादा है वो बड़े रेडियस पे घूमेगा, जिसका मास कम है वो छोटे रेडियस पे घूमेगा। तो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर जो पहुंच रहा है ये है ऑक्सीजन 17, ऑक्सीजन 17 यहाँ पे पहुंच रहा है, ठीक है। अच्छा, ऑक्सीजन 16 कहाँ जा रहा होगा? सर ऑक्सीजन 16 का मास कम है। सर अब ऑक्सीजन 16 का मास कम है ना, तो ऑक्सीजन 16 का रेडियस छोटा बना होगा, और जब रेडियस छोटा बना होगा, आर्क छोटी बनी होगी, तो ये ऑक्सीजन 16 जो है सर उस वाले डिटेक्टर में डिपॉजिट नहीं हो पा रही। कहना क्या चाह रहे हैं? सर कहना ये चाह रहा हूं कि मास स्पेक्ट्रोग्राफ एक ऐसा डिवाइस है जो आइसोटोप को सेपरेट करा देता है। यानी किसी जगह बहुत सारे आइसोटोप के एटम एक साथ मिक्स हुए हुए हैं, और मैं बोलूं भाई ऑक्सीजन 16 को एक तरफ कर लो, ऑक्सीजन 17 को एक तरफ कर लो। आपने कहा सर आपको क्या चाहिए? मैंने बोला यार मुझे ना ऑक्सीजन 17 में इंटरेस्ट है। तो आपने कहा ठीक है, आपने क्या करा, ऑक्सीजन 16 जिसका मास ज्यादा है उसको दूर प्लेस कर दिया, मतलब किस चीज को, डिटेक्टर को या बर्तन को। अब क्या होगा कि यहां से जब आप दोनों ऑक्सीजन को थ्रो करेंगे, दोनों ऑक्सीजन को एक साथ थ्रो करेंगे, तो इसमें से इस बर्तन में जो ऑक्सीजन पहुंचेगा वो ओनली ऑक्सीजन 17 वाला होगा, ऑक्सीजन 16 वाला वहां पहुंच ही नहीं पाएगा। तो इंट्रोडक्शन क्या बना, मास स्पेक्ट्रोमीटर आइसोटोप के आइंस को, आइसोटोप्स को एक दूसरे से सेपरेट करने के लिए यूज किया जा सकता है, ठीक। अच्छा, अब इसकी इतनी लंबी थ्योरी एग्जाम में थोड़ी आएगी, क्वेश्चन में आ जाए जल्दी से, क्वेश्चन में आ जाए बेटा जल्दी से, क्वेश्चन में आ जाए। ये रहा क्वेश्चन, क्वेश्चन है अक्टूबर 2022, ये क्या है तो जरा सुने। सर हम लास्ट के लास्ट में करा चुके हैं आपको कि यहाँ पर इन्होंने ऑक्सीजन गैस को, ऑक्सीजन गैस के एटम्स को आयोनाइज किया है। यहाँ पर ऑक्सीजन गैस को इन्होंने भरा और ऑक्सीजन गैस को आयोनाइज किया, लास्ट क्लास में पढ़ा चुका हूँ, ठीक है जनाब। यहाँ से आइन को थ्रो कर दिया। वेलोसिटी सिलेक्टर लास्ट क्लास में पढ़ा चुका हूँ। वेलोसिटी सिलेक्टर क्या होता है दोबारा नहीं सुना रहा, वेलोसिटी सिलेक्टर लास्ट क्लास में करा चुका हूँ। इस वेलोसिटी सिलेक्टर से नाउ दिस बीम ऑफ ऑक्सीजन entered into this mass spectrometer, and in this mass spectrometer there is a uniform magnetic field। इस मैग्नेटिक फील्ड में से ये पास हो रही है। आपको पता है मैग्नेटिक फील्ड में जब बीम या पॉजिटिव चार्ज या चार्ज पार्टिकल एंटर होगा, तो अगर सीधा भी जा रहा है तो वो सीधा नहीं जाएगा, बल्कि सर्कुलर पाथ पे घूम जाएगा। और जब वो सर्कुलर पाथ पे घूमता है तो सर्कुलर पाथ पर घुमाकर ये उसको डिटेक्टर में डिपॉजिट करा रहे हैं, ये घुमाकर उसको डिटेक्टर में डिपॉजिट करा रहे हैं, ठीक है जनाब। ये डिटेक्टर में डिपॉजिट हो गया। इसका ए पार्ट में लास्ट क्लास में करा चुका हूँ। अभी आज की क्लास का जो मेरा पार्ट है वो ये वाला है, जरा गौर से सुनिएगा। क्वेश्चन है कि वेलोसिटी सिलेक्टर लास्ट क्लास में करा चुका हूँ, उसमें हमने पढ़ाया था कि ऑक्सीजन आइंस की वेलोसिटी इतनी थी
ऑक्सीजन आइंस की वेलोसिटी इतनी थी, ये हो गया वेलोसिटी। कैलकुलेट मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, सर बी कैलकुलेट करना है, बी कैलकुलेट करना है। इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ बिटवीन प्लेट्स 10500, 10500, ठीक है जनाब। अच्छा, ये मास स्पेक्ट्रोमीटर तक अभी तक पहुंचा नहीं है, इसका मतलब है इस वाले पार्ट में भाई वो वेलोसिटी सिलेक्टर में फंसा हुआ है, वो वेलोसिटी सिलेक्टर में फंसा हुआ है। और अगर वेलोसिटी सिलेक्टर में फंसा हुआ है तो वेलोसिटी सिलेक्टर की भी मैं आपको थोड़ी सी थ्योरी याद दिला दूं। सर वेलोसिटी सिलेक्टर में आपने मैंने ये पढ़ाया था कि दो पैरेलल प्लेटें थी, इन दो पैरेलल प्लेटों में जब ऑक्सीजन बीम सीधी जा रही थी तो सीधी जाने वाली ऑक्सीजन बीम पर ऑक्सीजन पॉजिटिव आइन था, नीचे नेगेटिव प्लेट लगी हुई थी। लास्ट क्लास में ही सवाल कराया था मैंने, नीचे नेगेटिव प्लेट लगी हुई थी। तो नेगेटिव प्लेट ने एक इलेक्ट्रिक फोर्स एक्सर्ट कर दी थी डाउनवर्ड डायरेक्शन में पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल पर, इलेक्ट्रिक फोर्स एक्सर्ट कर दी थी डाउनवर्ड डायरेक्शन में। फिर हमने इसके ऊपर एक मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करवाई थी, और मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कराकर मैग्नेटिक फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन में लगवा दी थी। फिर आपको याद है इलेक्ट्रिक फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स, सर अगर दोनों बराबर हो तो फिर बीम ऑफ ऑक्सीजन स्ट्रेट जाती है, इलेक्ट्रिक फोर्स होती है ई क्यू, मैग्नेटिक फोर्स होती है बी क्यू वी। सर दोनों तरफ ना क्यू से क्यू कैंसिल हो जाएगा, और जब क्यू से क्यू कैंसिल हो गया तो हमारे पास इक्वेशन बाकी बची, बल्कि मेरा तो ख्याल है इसको ड्राइव करके लिखें तो ज्यादा अच्छा होगा। इलेक्ट्रिक फोर्स इक्वल टू मैग्नेटिक फोर्स, ये फॉर्मूला है वेलोसिटी सिलेक्टर का। वेलोसिटी सिलेक्टर में इलेक्ट्रिक फोर्स मैग्नेटिक फोर्स इक्वल होती है। सर इलेक्ट्रिक फोर्स ई क्यू, मैग्नेटिक फोर्स बी क्यू वी। सर बोथ साइड क्यू से क्यू कैंसिल। आपने क्या कैलकुलेट करना है सर, बी कैलकुलेट करना है। भाई बी को सब्जेक्ट बना दो, जब बेटा आप बी को सब्जेक्ट बनाओगे तो बी बराबर हो जाएगा ई अपॉन वी। और क्वेश्चन अब कुछ भी नहीं है सर, ई की वैल्यू क्वेश्चन में दी हुई है, ई की वैल्यू ये रही 10500, ये रही 10500। नीचे वी की वैल्यू, सर वी की वैल्यू दी हुई है 5 एक्सपोनेंट 5। सॉल्व करोगे तो बी की वैल्यू आ जाएगी। अब कैलकुलेटर चला के बेटा कर लीजिएगा, इसको सिर्फ कॉपी कर लीजिए। और ये समझ लें जिस बच्चे ने अगर लास्ट क्लास नहीं पढ़ी हुई, तो इस वक्त हम क्वेश्चन कर रहे हैं वेलोसिटी सिलेक्टर का, वेलोसिटी सिलेक्टर का। अम्माज बेटा जो लास्ट क्लास में सवाल कर रहे थे परसों, ये बिल्कुल उसी जगह से वही क्वेश्चन चल रहा है जो हम लोग कर रहे थे अक्टूबर 2022 का पेपर, और उसी पेपर का ये पार्ट है। जल्दी से बेटा कॉपी कर लीजिए, अक्टूबर 2022 का पेपर सॉल्व कर रहे थे, ये वही वाला पेपर है, ये रहा अक्टूबर 2022। दिखा भी दूं मैं आपको, ये हम लोग सॉल्व कर चुके थे, भाई देख लीजिए, ये सारा कर चुके थे, ये उसी को मैंने यहाँ पे कॉपी पेस्ट मारा हुआ है। इसमें पहले हम लोगों ने वोल्टेज कैलकुलेट किया था दो प्लेटों के बिटवीन, फिर एक्सेलरेशन, फिर ये वाली सारी बात, और अभी हम इस जगह पे पहुंचे हुए। ठीक है, आई होप कि आपने इसको कॉपी कर लिया होगा कि हम आगे चले। अनाबिया बेटा, ठीक है ना, ये वेलोसिटी सिलेक्टर का ही सवाल था। ठीक है जी, इसमें अभी तक मैग्नेटिक फील्ड का देखा जाए कोई खास काम नहीं आया है। अलबत्ता अब जो लास्ट पार्ट है वो लास्ट पार्ट क्या है सर, लास्ट पार्ट ये है कि वेलोसिटी सिलेक्टर से पास होने के बाद, या चले इसी पर आ जाए, वेलोसिटी सिलेक्टर से जब ऑक्सीजन आइन पास हो गए, ठीक है जनाब, इसमें थोड़ा बड़ा लिखा हुआ है, कह रहे जनाब वेलोसिटी सिलेक्टर से जब बीम ऑफ ऑक्सीजन पास कर गई, ठीक है जनाब, तो कहते हैं तमाम ऑक्सीजन के आइन सेम वेलोसिटी से एंटर हुए, सेम मैग्नेटिक फील्ड में एंटर हुए, लेकिन वो है डिफरेंट आइसोटोप्स ऑफ ऑक्सीजन। बताइए डिफरेंट आइसोटोप्स ऑफ ऑक्सीजन का मतलब, थोड़ी लंबी कर रहा हूँ सर, एक ऑक्सीजन 16 वाला होगा, एक ऑक्सीजन 17 वाला होगा, ये दो आइसोटोप्स हो गए। ठीक है जनाब, क्वेश्चन है एक्सप्लेन व्हाई डिटेक्टर विल ओनली डिटेक्ट वन पर्टिकुलर आइसोटोप। ठीक है जनाब, मास स्पेक्ट्रोमीटर में जो डिटेक्टर लगा होता है वो एक डिटेक्टर होता है। सर वो एक डिटेक्टर किसी एक आइसोटोप को डिटेक्ट करता है, दूसरे को क्यों नहीं करता? जवाब, सर जिसका मास ज्यादा होगा ना, ये भी एक्सप्लेनेशन में मैं लिख के दूंगा आपको। सर जिसका मास ज्यादा होगा, ठीक है जनाब, जिसका मास ज्यादा होगा,
सर उसका रेडियस ज्यादा होगा। ठीक है, और जिसका रेडियस ज्यादा होगा तो जाहिर सी बात है, हमें क्या पता डिटेक्टर को आपने करीब में रखा हुआ है या दूर में रखा हुआ है। ठीक है, अच्छा किसी का मास ज्यादा है, किसी का मास कम है। जिसका मास कम उसका रेडियस कम, जिसका मास ज्यादा उसका रेडियस ज्यादा। तो आपने डिटेक्टर को किसी एक जगह पे रखा हुआ होगा, तो ऑब्वियसली वो डिटेक्टर किसी एक आइसोटोप को डिटेक्ट करेगा, दूसरा आइसोटोप किसी दूसरी जगह पे पहुंच रहा होगा। इस चीज में सिर्फ लिखना है, इसलिए मैंने लिखा हुआ कॉपी पेस्ट किया हुआ है। इसको अगर आप देख लें तो अच्छा हो जाएगा। अलबत्ता अनाबी आपसे मैं कमेंट्री कराऊंगा, क्योंकि आपने ये पूरा सवाल मुझसे पढ़ा है। सुनिए, कहते हैं सर ऑक्सीजन के आइसोटोप्स के मास डिफरेंट होते हैं। एक ऑक्सीजन 16, एक ऑक्सीजन 17 है। ठीक, दोनों मैग्नेटिक फोर्स, मैग्नेटिक फील्ड, सेम मैग्नेटिक फील्ड में एंटर हो रहे हैं। ठीक है ना, मैग्नेटिक फोर्स विल बी द सेम। दोनों पे मैग्नेटिक फोर्स सेम लगेगी। क्यों? सर दोनों का चार्ज सेम है, दोनों की वेलोसिटी सेम है, दोनों के लिए बी सेम है। ठीक है ना, मैग्नेटिक फोर्स सेम लगेगी, लेकिन सर दोनों का रेडियस सेम नहीं होता। क्यों नहीं होता? तो मैंने बताया डिफरेंट मास होगा, तो इट विल लीड टू अ डिफरेंट सर्कुलर पाथ with different radius, डिफरेंट डिफ्लेक्शन। ठीक है जनाब, और जब डिफ्लेक्शन डिफरेंट होगी तो आपने डिटेक्टर को किसी एक पोजीशन में रखा हुआ होगा, तो वो एक टाइप के आइसोटोप को डिटेक्ट कर लेगा, किसी दूसरे टाइप के आइसोटोप को डिटेक्ट नहीं कर पाएगा। और ये इन्होंने पूरा फॉर्मूला यहाँ पे लिखा हुआ है, एम वी अपॉन बी क्यू। पर इसमें जो काम की चीज है वो खाली मास है, क्योंकि बाकी अदर क्वांटिटीज आर कांस्टेंट। मैं रिपीट कर रहा हूँ, अभी मैंने बहुत लंबी कर दी, आप मुझे सिर्फ इतना बोल के सुनाइएगा। सर मास स्पेक्ट्रोमीटर में जब दो आइसोटोप्स एक साथ एंटर होते हैं तो उनके मासेस में डिफरेंस होता है, इसलिए उनके सर्कुलर पाथ के रेडियाई में भी डिफरेंस होता है। डिटेक्टर हमने किसी एक जगह रखा होता है, इसलिए वो एक टाइप के पार्टिकल्स को डिटेक्ट करता है और दूसरे को डिटेक्ट करता है ये नहीं। जी बताना भैया, बोलने की कोशिश कीजिए। हाँ हाँ हाँ, वो एक हाँ बिल्कुल सर, वो एक टाइप के डिटेक्ट कर पाएगा, दूसरी तरह तरह के टाइप नहीं डिटेक्ट कर पाएगा। ठीक है, अच्छा इस वाली चीज को अच्छी तरह ध्यान में रखिएगा। वेलोसिटी सिलेक्टर वाला जो टॉपिक है ना, वेलोसिटी सिलेक्टर वाला टॉपिक, ये एग्जाम में वो डिफरेंट स्टाइल से बार बार पूछता है। अभी मैं आपको यही वाला टॉपिक एक दूसरे स्टाइल से समझाने जा रहा हूँ, एक और नया सवाल कराने जा रहा हूँ। उसमें हेडिंग कुछ और होगी पर अंदर काम यही होगा। क्या काम होने वाला है? सर काम ये होगा कि ये ऑक्सीजन आइन सीधे जा रहे थे। सर हमने इन ऑक्सीजन आइन पर, जो ऑक्सीजन आइन पॉजिटिव है, सर नीचे से लगा दी एक इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड ने लगाई इलेक्ट्रिक फोर्स। सर ऊपर लगाई पॉजिटिव, वो भी इसको रिपेल कर रही है, तो इलेक्ट्रिक फोर्स एक्टिंग डाउनवर्ड। देन वी विल अप्लाई a magnetic force, then we will apply a magnetic force on the beam of oxygen ion. It will exert a magnetic force in upward direction. जब मैग्नेटिक फोर्स इलेक्ट्रिक फोर्स के इक्वल हो जाती है तो ऑक्सीजन आइंस इन दोनों इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड में से अनडेविएटेड स्ट्रेट चले जाते हैं। ठीक, ये कहानी लास्ट क्लास में करा चुका हूँ, अभी एक और क्वेश्चन में कराने जा रहा हूँ। चलते हैं जनाब एक और क्वेश्चन में। ये क्वेश्चन बेटा मैंने कॉपी पेस्ट किया हुआ है, जरा हेडिंग दीजिएगा अगर लिखते हैं तो, जनवरी 2023। नहीं तो मैं क्लास के बाद वैसे भी पीडीएफ शेयर करूंगा। पहले तो आपको एक लंबी सी कहानी सुना रहे हैं, कहानी सुनने पहले। कहानी क्या है सर, एक साइंटिस्ट है 1897 में, उनका नाम था जे जे थॉमसन। ये जे जे थॉमसन वो पहला साइंटिस्ट है जिसने इलेक्ट्रॉन का चार्ज की क्वांटिटी हमें बताई कि इलेक्ट्रॉन पर 1.6 एक्सपोनेंट -19 चार्ज होता है। ये हमें जे जे थॉमसन ने बताया। उसने जो एक्सपेरिमेंट किया वो एक्सपेरिमेंट आपके सामने। इस एक्सपेरिमेंट में क्या हो रहा है, तो कह रहे हैं सर अ पोटेंशियल डिफरेंस V was applied across the metal plates producing an electric field between them। जो लाइन मैंने अंडरलाइन, जो इस वक्त अंडरलाइन की है, वो यहाँ की बात हो रही है कि मेटल की प्लेटों के बिटवीन
मैंने पोटेंशियल डिफरेंस V अप्लाई किया है जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है बिटवीन द प्लेट्स। अच्छा, इसके बाद एक मैग्नेटिक फील्ड भी अप्लाई कर दी इलेक्ट्रिक फील्ड के ऊपर, जैसे भी मैंने पार्टिकल सिलेक्टर मेथड में दिखाया कि इलेक्ट्रिक फील्ड के बिटवीन में एक मैग्नेटिक फील्ड भी अप्लाई कर दी जे थॉमसन ने। इलेक्ट्रॉन वर इमिटेड फ्रॉम कैथोड। सर यहाँ से इलेक्ट्रॉन इमिट होंगे, यहाँ से इलेक्ट्रॉन इमिट हो रहे हैं, एंड दीज इलेक्ट्रॉन्स आर एक्सेलरेटेड टूवर्ड्स द एनोड। ये इलेक्ट्रॉन इस एनोड की तरफ एक्सेलरेट हो रहे हैं। उसके बाद ये इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं बिटवीन मेटल प्लेट्स विद स्पीड v। ठीक है जनाब, ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं सर, ये इलेक्ट्रॉन इस एनोड के बिटवीन में से निकलेंगे और दोनों प्लेटों के दरमियान से सीधे जाने की कोशिश करेंगे, सीधे जाने की कोशिश करेंगे। ठीक है जनाब। अच्छा, ये बिल्कुल पार्टिकल सिलेक्टर मेथड ध्यान में रखिएगा। कह रहे हैं थॉमसन ने बी ऐसा एडजस्ट किया है, ठीक है जनाब, थॉमसन ने बी ऐसा एडजस्ट किया है कि इलेक्ट्रिक फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स दोनों एक दूसरे के इक्वल है और अपोजिट इन डायरेक्शन है। इसलिए इलेक्ट्रॉन पास कर रहा है दोनों मेटल प्लेटों के बिटवीन स्ट्रेट लाइन। तो बेटा पूरा टॉपिक पार्टी जो वेलोसिटी सिलेक्टर ऊपर मैंने सुनाया वही वाला मेथड है। अब कह रहे हैं द प्लेट्स आर सेपरेटेड बाय डिस्टेंस डी, शो दैट। अब ये प्रूफ करना है आपने, 3 मार्क का क्वेश्चन है कुछ भी नहीं इसके अंदर। कैसे, जरा मैं आपको दिखाऊं, ये बताइए। आप कहेंगे सर इलेक्ट्रिक फोर्स इक्वल टू मैग्नेटिक फोर्स, ये बात तो उसने खुद लिखी हुई है कि सर इलेक्ट्रिक फोर्स मैग्नेटिक फोर्स के इक्वल है। दोनों को बेटा इक्वल लिखा। इलेक्ट्रिक फोर्स होती है ई क्यू, सर मैग्नेटिक फोर्स होती है बी क्यू वी। सर दोनों तरफ क्यू से तो क्यू कैंसिल कर दें। ठीक, फिर बताइए प्लेट्स के बिटवीन, खुद उसने बताया है प्लेट्स के बिटवीन द डिस्टेंस बिटवीन प्लेट्स इज स्मॉल डी। अगर प्लेट्स के दरमियान डिस्टेंस स्मॉल डी हो तो आपको याद है कि एक फॉर्मूला मैं बोलता हूँ वेड। इस वेड फॉर्मूले में अगर मैं आपसे कहूँ इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ को सब्जेक्ट बना ले तो ये बन जाएगा V अपॉन डी, और V अपॉन डी बनाने के बाद इसे इस जगह पे लाके रिप्लेस कर दें। सर E की जगह मैंने लगा दिया V अपॉन डी। ठीक है जनाब। अच्छा, हमने V को सब्जेक्ट बनाना है तो B वहां मल्टीप्लाई बेटा, B यहाँ पे आके डिवाइड हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन में ईमानदारी की बात है, समझाने के लिए कुछ है ही नहीं। सिर्फ स्टूडेंट को इतनी तमीज हो कि भाई जब कभी आपसे कहें कि देयर इज इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, दे आर क्रॉस्ड, they are perpendicular to each other, and a beam of charged particle is going straight, it means it is velocity selector method in which electric force equal to magnetic force, and by equating these forces we can drive any formula। जो क्वेश्चन में आपको फॉर्मूला दिया हुआ होगा you can drive it easily। तो ये फार्मूला मैंने ड्राइव कर दिया, इसमें मेरा नहीं ख्याल कि कोई मुश्किल बात हुई है। अच्छा, इसी फार्मूले को यूज करा के वो आगे लेके जा रहा है। कैसे आगे लेके जा रहा है, तो कहने सर इस फार्मूले को नीचे कॉपी कर ले, V अपॉन बी डी, V अपॉन डी बी इज इक्वल टू वेलोसिटी। और मेरे ख्याल में वो वेलोसिटी आपको प्रूफ करने के लिए बोल रहा है, तो भाई प्रूफ कर दें, वैल्यूज पुट कर दें। वोल्टेज, सर वोल्टेज है 231। डी, सर प्लेट्स के बिटवीन डिस्टेंस है 1.5 सेंटीमीटर। सर सेंटी है तो एक्सपोनेंट -2 आ जाएगा। बी, स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड 5.5 एक्सपोनेंट -4। सॉल्व करोगे तो वेलोसिटी का रिजल्ट 3 एक्सपोनेंट 7 मीटर पर सेकंड आ जाना चाहिए। ठीक है, इसमें ऐसी कोई खास बात नहीं, जल्दी से आगे चले, जल्दी से आगे चले बेटा। फार्मूला उसने ड्राइव कराया, वही फार्मूला उसने आगे लगा दिया। बेटा नाविया नोट कर चुके हो तो हमें आगे बढ़ाइएगा। ठीक है जी। अच्छा जी, अब आप जरा आगे चले। कह रहे कि भाई मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड को स्विच ऑफ कर दिया,
यानी अब आपसे वो कह रहा है कि आप प्योर मैग्नेटिक फील्ड को सोचें, इलेक्ट्रिक फील्ड को मैंने स्विच ऑफ कर दिया। ये बताइए अगर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, ओनली मैग्नेटिक फील्ड है, तो याद रखिएगा मैग्नेटिक फोर्स हमेशा सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करती है। सवाल मैंने पढ़ा भी नहीं क्या बोल रहा है, ठीक है। पहले तो आप सेंटेंस ये वाला मारें क्या, कि इफ देयर इज ओनली मैग्नेटिक फील्ड देन मैग्नेटिक फोर्स सप्लाइज सेंट्रीपिटल फोर्स। भाई अगर दो फील्ड होंगी तो इलेक्ट्रिक फोर्स को मैग्नेटिक फोर्स के इक्वेट करा दोगे, और अगर दो फील्ड नहीं है सिंगल है तो हमेशा मैग्नेटिक फोर्स सप्लाई करती है सेंट्रीपिटल फोर्स। अच्छा जी, मैग्नेटिक फोर्स सेंट्रीपिटल फोर्स के बेटा बराबर लिखो, ठीक है। सेंट्रीपिटल फोर्स होती है एम वी स्क्वायर अपॉन आर, और मैग्नेटिक फोर्स होती है क्यू बी वी। इसको सिंप्लीफाई कर लें सर, वी से वी कैंसिल हो गया। कैलकुलेट क्या करना है सर, कैलकुलेट करना है चार्ज पर यूनिट मास, ठीक है ना। वेदर क्या, यानी कि कोई वैल्यू चेक करनी है कि ये आंसर आता है या नहीं, ठीक है ना। तो क्वेश्चन है कि डिड्यूस वेदर द चार्ज पर यूनिट मास, चार्ज पर यूनिट मास, ये हम लोग कैलकुलेट करने जा रहे हैं, ठीक है। कैसे करेंगे चार्ज पर यूनिट मास, तो सर चार्ज को वहीं पर रखिए, क्यू को वहीं पर रखिए, सर एम को डिनोमिनेटर में ले आए, तो ये बन गया क्यू बाई एम, और उधर रह गई सर वेलोसिटी, और उधर आर, और सर बी और उधर चला गया। तो कहने का मतलब है मैंने क्यू बाई एम को सब्जेक्ट बना लिया, और जब मैंने क्यू बाई एम को सब्जेक्ट बना लिया, क्यू बाई एम को सब्जेक्ट बना लिया, तो सर वेलोसिटी, वेलोसिटी दी हुई है, क्या वेलोसिटी दी हुई है भाई, मैंने इलेक्ट्रिक, ये देखिए वेलोसिटी हम लोगों ने ऊपर निकाली भी है सर, ये ऊपर दी हुई है 3 एक्सपोनेंट 7। वेलोसिटी दी हुई नहीं है, अभी अभी हमने निकाली है ऊपर, शो दैट 3 एक्सपोनेंट 7। बी, सर बी स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, इट इज 5.5 एक्सपोनेंट -4। आर रेडियस, रेडियस इज 39 सेंटीमीटर, सर सेंटीमीटर है 100 से डिवाइड कर लें, तो ये बन गया 0.39 मीटर। अब क्यू बाई एम की जो वैल्यू है ना, ये बेटा कोई बच्चा मुझे कैलकुलेटर चला के बताए कि उन्होंने ये आंसर हमें दिया हुआ है जे जे थॉमसन ने, जे जे थॉमसन ने चार्ज पर यूनिट मास निकाल के दिया है, चार्ज और मास का रेशो कैलकुलेट करके दिया है कि इलेक्ट्रॉन का चार्ज टू मास रेशो इतना है। चेक करें उनकी बात सही है या गलत है। 1.4 एक्सपोनेंट 11 ही है, हाँ तो इसको भी एक्सेप्ट कर लिया जाएगा, मेरे ख्याल में एक्सेप्ट कर लिया जाएगा। लेकिन चक्कर यार ये तो जनवरी 2023 है ना यार, इसका पेपर का ना मार्किंग इसकी मुझे नहीं मिल के दी है, तो मैं इसके ऊपर कमेंट लिखते हुए थोड़ा सा भी भाग रहा हूँ, ठीक है ना, कि यस या नो, ठीक है ना, क्योंकि मैं यूट्यूब के ऊपर रिकॉर्डिंग करके डालूंगा, तो मैं नहीं चाह रहा कि कोई गलत हो जाए और फिर हम बोले अरे यार, क्योंकि देखो ना अब ये आ रहा है 1.4, एक्सपोनेंट तो सही आ रहा है, तो देखा जाए तो वो नंबर एक्यूरेट वो वाला नहीं है, तो क्या पता तुम्हारे एडेक्सल बोर्ड वाला मना कर दे कि नहीं सर ये गलत आंसर है, ठीक है जी। तो एक्सेप्टेड वैल्यू फॉर द चार है, दोबारा बोलिए बेटा। हाँ मैं क्वेश्चन नंबर बता देता हूँ आपको, ये क्वेश्चन नंबर चल रहा है 17 जनवरी 2020 का, मुझे भी मार्किंग स्कीम शेयर कर दीजिएगा, मेरे पास है नहीं, डाउनलोड नहीं कर पा रहा था वो, पता नहीं एपी पे पड़ी भी तो थी लेकिन वो डाउनलोड नहीं करने दे रहा शायद। हमें सिर्फ ये चेक करना है वो यस एक्सेप्ट कर रहा है या नहीं कर रहा है हमारे आंसर को जो हमने कैलकुलेट किया 1.4। अच्छा 1.3 आया, 1.39 या 1.4 होगा, तो यस या नो क्या लिखा गया उन्होंने, कमेंट लिखा है नहीं। ये एडेक्सल बोर्ड वाले यार ये बड़ा मसला करते हैं, ठीक है ना। तो इसका तो मतलब मुझे लगता है इन्होंने गोल मोल आंसर कर दिया है
कि किसी ने यस लिखा होगा तो उसको भी एक्सेप्ट कर लेंगे, नो लिखा होगा तो उसे भी एक्सेप्ट कर लेंगे। आंसर 1.4 के अराउंड आना चाहिए। अम्माज मेरी बात समझ रहे हो? क्योंकि देखो कैलकुलेटर से तो जो जवाब आएगा वो आएगा। एग्जामिनर बच्चा कुछ ना कुछ तो लिखेगा, या तो यस लिखेगा या नो लिखेगा। यस भी मुझे लग रहा है एक्सपोनेंट सेम है, नो भी मुझे लग रहा है क्योंकि 1.4 और 1.8 सेम नहीं है, इसलिए मैं भी यस या नो कहे बगैर आगे भाग रहा हूँ, क्योंकि आपकी मार्किंग स्कीम वाले ने भी यस या नो को क्लियर नहीं किया है। अच्छा जी, अब जरा आ जाइएगा इसके ऊपर जून 2023, जल्दी से तेजी से, आज हम इसको खत्म करना चाह रहे हैं। जून 2023 इस टॉपिक को, मतलब चैप्टर नहीं खत्म हो रहा। अब पार्टिकल विद चार्ज क्यू, मोमेंटम पी, सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस आर, राइट एंगल मैग्नेटिक फील्ड में एंटर हुए, ड्राइव द फॉलोइंग इक्वेशन। ये वाली इक्वेशन आपने ड्राइव करनी है। कैसे ड्राइव करेंगे अभी हम बता देते हैं। ये बताइए, चार्ज पार्टिकल पर ओनली मैग्नेटिक फोर्स लग रही है, और अगर ओनली मैग्नेटिक फोर्स लग रही है तो आप वही लिखोगे कि मैग्नेटिक फोर्स प्रोवाइड्स सेंट्रीपिटल फोर्स। पहली बात तो ये, मैग्नेटिक फील्ड या मैग्नेटिक फोर्स प्रोवाइड सेंट्रीपिटल फोर्स, और फिर आप ये कर दो कि मैग्नेटिक फोर्स इक्वल टू सेंट्रीपिटल फोर्स। ठीक है ना? अच्छा, मैग्नेटिक फोर्स को ना मैं एम लिख देता हूँ, वरना मैग्नेटिक फोर्स को सही लिखने का तरीका एफ बी है, क्योंकि आपको पता है बी का मतलब लेते हैं मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ। तो सही तरीका एफ बी है, बट इट शोज मैग्नेटिक फोर्स। अच्छा, मैग्नेटिक फोर्स का सर फॉर्मूला होता है क्यू बी वी, और सर सेंट्रीपिटल फोर्स होती है एम वी स्क्वायर अपॉन आर। अब आप देखिए छोटी सी डेरिवेशन है 2 मार्क्स की, वेलोसिटी से वेलोसिटी ये कैंसिल हो गई, आर सर डिवाइड था, सर डिवाइड वाला आर इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, और इधर आके क्यू बी जो है वो डिवाइड हो गया। ऊपर बचा है मास इनटू वेलोसिटी, और आप सबको पता है सर कि मास इनटू वेलोसिटी इक्वल टू मोमेंटम। तो खाली नोटेशन उन्होंने आपके लिए मेरे ख्याल में नई डाली है, वरना सवाल में ऐसी कोई खास बात नहीं है कि रेडियस बराबर है मोमेंटम अपॉन बी क्यू। जल्दी से आगे चले जनाब, जून 2023। अब आपसे कह रहे हैं पार्टिकल अल्फा पार्टिकल है, उसकी एनर्जी, ये आपके लिए एक नई चीज आ गई है। क्या नई चीज आ गई है? बल्कि मेरे ख्याल में एनर्जी एम ई वी हम लोग पहले किसी टॉपिक में डील कर तो चुके हैं, मुझे याद आ रहा है हम लोग डील कर चुके हैं। एम ई वी, इट इज मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है ना? एक पार्टिकल है, उसकी एनर्जी मतलब काइनेटिक एनर्जी इतनी है। कितनी काइनेटिक एनर्जी है? तो सर काइनेटिक एनर्जी दे रहे 5.4 मेगा। सर कभी भी मेगा लिखा हो ना तो एक्सपोनेंट 6 लिखते हैं। ईवी, ईवी लिखा हो ना तो ईवी होता है इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इलेक्ट्रॉन वोल्ट 1.6 एक्सपोनेंट माइनस 19 जूल। तो मैंने मेगा की जगह एक्सपोनेंट 6 लिखा है, ईवी की जगह 1.6 एक्सपोनेंट माइनस 19 लिखा है। तो ये तो हो गई काइनेटिक एनर्जी। अच्छा जनाब, ये अल्फा पार्टिकल है, उसकी काइनेटिक एनर्जी इन्होंने बता दी है। कैलकुलेट बी, बी आपने कैलकुलेट करना है, बी आपने कैलकुलेट करना है। मास दिया हुआ है, रेडियस दिया हुआ है। अब आप खुद देखिए क्वेश्चन में, याद रखिएगा जो क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट में उसने डेरिवेशन कराई होती है ना, तो उस डेरिवेशन में जो उसने काम किया हुआ होता है, उस काम का हमें लगता है कि नेक्स्ट पार्ट के अंदर कुछ ना कुछ वर्किंग होगी। क्या वर्किंग होगी? तो हादिया से हम पूछेंगे, हादिया हम लोगों ने अभी A2 की फिजिक्स में मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी के बिटवीन में एक रिलेशन पढ़ा हुआ है। आप हमें जल्दी से बताइए काइनेटिक एनर्जी का रिलेशन मोमेंटम के साथ क्या है, सिर्फ फार्मूला बताना है आपने। हादिया बेटा, काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम का रिलेशन, हादिया याद है या नहीं याद है? कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, अभी आप, मुझे पता है अभी आप छुट्टियों पर हैं, कोई बात नहीं। जल्दी से बेटा अम्माज आप मुझे बताओ काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम का कोई रिलेशन। अम्माज, अब यार तुम अम्माज अक्टूबर में पेपर दे रहे हो बेटा, तुम्हारे साथ सख्ती होनी चाहिए। 1/2 m p² बेटा, जल्दी से नोट करो, काइनेटिक एनर्जी 1/2 m p²। ठीक है बेटा, ये हमारे पास फॉर्मूला आता है। अब इस फॉर्मूले में से पता क्या करो आप, इसमें से आप करो ये कि P को सब्जेक्ट बना लो, और अब आप P को सब्जेक्ट बनाओगे ना, P को सब्जेक्ट बनाओगे, तो सर P बन जाएगा P इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी, और बल्कि ऐसा करो काइनेटिक एनर्जी की जगह ये वाला फार्मूला डाल दो। सर काइनेटिक एनर्जी होती है 1/2 m p²।
ठीक है, जरा जल्दी से लिखिए। और राइट साइड के ऊपर अगर कोई बच्चा मुझे इसको सिंप्लीफाई करके बता दे, राइट हैंड साइड को बेटा सिंप्लीफाई करके बता दे। काइनेटिक एनर्जी की जगह हमने काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला लिख दिया। राइट हैंड साइड हम वेट कर रहे हैं, कोई बच्चा हमें सिंप्लीफाई करके बता दे। -18 का यार कोई सेंस बन नहीं पा रहा है। 13 है सही। ठीक है ना, ये हमने लिख दिया। अच्छा, अब आप नोट करें जहां लिखा है ना पी, इस पी की जगह ऊपर से पी का फार्मूला बना के ले आओ। पी का फार्मूला बनाना। सर पी का फार्मूला होता है आर बी क्यू। सर ये पी का फार्मूला है, बी क्यू आर। ठीक है, तो जरा देखिएगा, मैंने 1/2m बेटा ऐसे ही लिखा है, और मैंने पी की जगह लिख दिया बी क्यू आर। ये फार्मूला अभी ऊपर हमने जो ऊपर ड्राइव किया है ना, उसी में से निकाल लिया है। स्क्वायर है तो सर सबके ऊपर स्क्वायर आ जाएगा। कैलकुलेट बी करना है, तो अब तो मेरे ख्याल में हर एक को बात समझ में आ रही है। सर बी को सब्जेक्ट बनाना है, और अगर आपने बी को सब्जेक्ट बनाना है तो दूसरी तरफ नंबर पड़ा हुआ है 8.6 एक्सपोनेंट -13। सर ये वाला 2m डिवाइड है, सर ये माना कि मल्टीप्लाई होगा, तो 2 भी मल्टीप्लाई होगा, m भी मल्टीप्लाई होगा। m दिया हुआ है बेटा, m दिया हुआ है 6.64 एक्सपोनेंट -27। ठीक है ना, तो 2m उधर चला गया। अच्छा, उसके बाद जरा नोट कीजिएगा, ये वाला क्यू स्क्वायर आर स्क्वायर, सर ये भी माना कि डिवाइड होगा। क्यू स्क्वायर आर स्क्वायर माना कि डिवाइड होगा। क्यू, क्यू क्या होता है? सर क्यू होता है चार्ज। चार्ज की वैल्यू उन्होंने खुद से दी हुई हो तो मेहरबानी है, और अगर नहीं दी हुई तो हम अनाबिया से पूछ सकते हैं, क्योंकि आसान सा सवाल है। अनाबिया बता सकती हैं अल्फा पार्टिकल का चार्ज कितना होता है? अल्फा पार्टिकल का चार्ज कितना होता है? बिल्कुल सही आपने कह दिया, क्योंकि मैं आपको ये सवाल करा चुका था रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट में ना। तो अल्फा में सर 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन होते हैं, तो अल्फा पार्टिकल का चार्ज 2e होता है। तो बेटा मैंने 2 लिखा, ये नंबर उधर भेज रहा हूँ, क्यू, 2 लिखा। ई, सर ई होता है 1.6 एक्सपोनेंट -19। सर स्क्वायर है तो आपने स्क्वायर लगा देना है। ये क्यू स्क्वायर की वैल्यू हो गई, ठीक है ना। बी कैलकुलेट करना है, क्यू स्क्वायर की वैल्यू हो गई। आर, आर भी लिख रहा हूँ। सर आर की वैल्यू है 0.096, 0.096 मीटर यानी स्क्वायर। ठीक है जनाब, तो ये मैंने सारी की सारी वैल्यूज को बेटा उधर भेज दिया। अब आप इसमें से कैलकुलेटर चला के मुझे पता है बी निकाल लेंगे, क्योंकि यहाँ बी पे स्क्वायर है। सर ये स्क्वायर में लगाकर क्या बनेगा? स्क्वायर रूट, स्क्वायर रूट। और स्क्वायर रूट भी मैं ऊपर लगा रहा हूँ, नीचे नहीं लगा रहा। पता क्या, नीचे से मैंने स्क्वायर हटा दिए। मेरे ख्याल में मेरी बात समझ में आई आप सारे बच्चों को, कि बी पर स्क्वायर था, सर आपने स्क्वायर उधर फेंक के स्क्वायर रूट बनाया, और जिनके ऊपर स्क्वायर था उनके स्क्वायर को खत्म कर दिया। क्यू के ऊपर स्क्वायर था, मैंने क्यू को बगैर स्क्वायर के लिखा हुआ है। सर आर के ऊपर स्क्वायर था, मैंने इसको आर को बगैर स्क्वायर के लिख दिया। अंडर रूट से स्क्वायर कैंसिल होगा, इतना मैथ सबको आता है। सॉल्व करोगे तो बेटा बी का आंसर आ जाएगा। जी बेटा, कॉपी कर चुके हैं तो आगे चले। ये सवाल वैसे था थोड़ा सा टेक्निकल, ये इतना सीधा सवाल नहीं है, बिल्कुल भी सीधा सवाल नहीं है। पहले उसने आपसे फार्मूला ड्राइव करवाया है, उस फार्मूले में से आपने फिर काइनेटिक एनर्जी मोमेंटम को कनेक्ट कराया है, फिर मोमेंटम को ऊपर वाली वैल्यूज यहाँ पे पुट की है, और फिर आपने उसको सिंप्लीफाई किया है। बेटा नोट कर लीजिए, और अगर आप पीडीएफ पे रहते हैं तो फिर नोट करने की भी जरूरत नहीं। लेकिन बात समझ में आ गई हादिया, जो मैंने कैलकुलेशन की है हादिया? ठीक है जी, ठीक है जी। अमास तुम्हें भी समझ में आ गया बेटा कैलकुलेशन अमास? चले ठीक है। अच्छा जी, ये क्वेश्चन हो गया खत्म। ठीक है जी, ये क्वेश्चन खत्म हो गया। अच्छा, अब मेरे ख्याल में मैंने तकरीबन 3-4 सवाल आपको ऐसे करा दिए जिसमें टॉपिक चल रहा था मैग्नेटिक फोर्स ऑन अ चार्ज पार्टिकल। ठीक है, जो मैंने अभी बीच में जितने क्वेश्चन कराए उनकी हेडिंग थी मैग्नेटिक फोर्स ऑन चार्ज
पार्टिकल, और चार्ज पार्टिकल भी मूव कर रहा, मूविंग चार्ज पार्टिकल, ठीक है ना। और फॉर्मूला था क्यू बी वी, ये हम लोग कर चुके हैं, ठीक। अब इस फॉर्मूले में एक थोड़ी सी चेंज कर रहा हूँ। क्या चेंज कर रहा हूँ जरा सुनिए। क्यू ऐसे ही है, बी ऐसे ही है। वेलोसिटी, वेलोसिटी के लिए जरा देखिए, ये वायर है। फॉर एग्जांपल इस वायर की लेंथ एल है, और कोई चार्ज पार्टिकल यहाँ से एंटर हुआ और यहाँ से बाहर निकल रहा है। जब यहाँ से एंटर होकर इधर से बाहर निकल रहा है तो वेलोसिटी होती है डिस्टेंस अपॉन टाइम। टाइम को मैं थोड़ा इधर करके लिख रहा हूँ, टाइम को मैं थोड़ा इधर करके लिख रहा हूँ। और जब मैंने टाइम को इधर करके लिखा तो कोई बच्चा पहचान ले, सर ये क्यू अपॉन टाइम, सर ये होता है करंट। बी ऐसे ही है, एल ऐसे ही है। एग्जाम में कोई ऐसी डेरिवेशन नहीं आती है, मैंने बिल्कुल बिला वजह की है। आप सिर्फ याद कर लें, सर अगर किसी वायर से करंट पास हो रहा हो, उसे मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस कर दिया जाए, तो सर वायर पे फोर्स लगती है, और उस फोर्स को हम सब टीचर याद कराते हैं कि फोर्स होती है बिल। बिल याद करना आसान काम होता है, बिल बंदा याद भी कर लेता है। तो मैग्नेटिक फोर्स ऑन अ वायर, current carrying wire, it is a magnetic force on a current carrying wire। कोई ऐसा वायर जो करंट कैरी कर रहा हो, तो उस पर जो फोर्स लगती है, मैग्नेटिक फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग वायर, वो फोर्स होती है बिल। मैग्नेटिक फोर्स होती है बिल, ठीक है। और इस बिल में मैं याद करवाना चाहूंगा कि सम टाइम वायर एंगल बना रहा होता है, और जब वायर एंगल बना रहा होगा तो फॉर्मूला हो जाएगा साइन थीटा। सर एंगल बना रहा होगा क्या मतलब, मैं आपको दिखाता हूँ। फॉर एग्जांपल ये मैग्नेटिक लाइन है, इन मैग्नेटिक लाइनों के बिटवीन में, ये बेटा मैग्नेटिक लाइन है, इन मैग्नेटिक लाइनों के बिटवीन में ये बेटा एक वायर है, इस वायर से करंट पास हो रहा है। जब वायर से बेटा करंट पास हो रहा है, ये करंट पास हो रहा है, तो ये वायर मैग्नेटिक फील्ड के साथ एंगल बना रहा है। और जब मैग्नेटिक फील्ड के साथ एंगल बना रहा है, ये मैग्नेटिक लाइन है और ये वायर का करंट भी है, एल भी है, तो इन पे फोर्स लगेगी जनाब बिल साइन थीटा, ठीक है। और जो फोर्स लगेगी उसकी डायरेक्शन के लिए भी हम लोग यूज करेंगे लेफ्ट हैंड रूल। लेफ्ट हैंड रूल अभी मैं समझाऊंगा, लेफ्ट हैंड रूल अभी मैं आपको समझाऊंगा। जल्दी से बेटा कॉपी कर लीजिए, लेफ्ट हैंड रूल अभी मैं आपको समझाऊंगा। लेफ्ट हैंड रूल को बेटा यूज समझे कि फॉर एग्जांपल ये मैग्नेटिक फील्ड है, और ये नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है, और नॉर्थ पोल और साउथ पोल के बिटवीन में जो वायर रखा हुआ है, वो वायर क्रॉस में, और क्रॉस में मैं बनाऊंगा ना तो मैं इतना अच्छा समझा नहीं पाऊंगा। मैं इस वायर का एज दिखा रहा हूँ, एंड सिर्फ कोना दिखा रहा हूँ, और इस कोने में मैं आपको बता रहा हूँ कि जो करंट है, जो करंट है वो आउट ऑफ द पेज आ रहा है, करंट आ रहा है आउट ऑफ द पेज, यानी करंट बाहर की तरफ आ रहा है। अगर करंट आउट ऑफ द पेज आ रहा है, यानी करंट इस डायरेक्शन में आ रहा है, ठीक है ना, करंट आउट ऑफ द पेज आ रहा है। तो अनाबिया आप जरा हमेशा अच्छा आंसर देती है लेफ्ट हैंड रूल का। अनाबिया बेटा लेफ्ट हैंड की फर्स्ट फिंगर को नॉर्थ से साउथ की तरफ करो। अनाबिया लेफ्ट हैंड की फर्स्ट फिंगर को लेफ्ट से राइट की तरफ करो, ठीक है। उसके बाद जो सेकंड फिंगर है उसको अपने फेस की तरफ करो, क्योंकि करंट आ रहा है आउट ऑफ द पेज, करंट आ रहा है आउट ऑफ द पेज, ठीक है ना, आपके फेस की तरफ। अब आप बताइए आपका अंगूठा कहाँ आ रहा है, ऊपर आ रहा है, तो पक्की बात है सर इस पे फोर्स लगेगी ऊपर, इस पे फोर्स लगेगी ऊपर, ठीक है जनाब। हाँ बेटा जकी आपको भी ये बात समझ में आ रही है। लेफ्ट हैंड रूल, हम अपने लेफ्ट हैंड की फर्स्ट फिंगर को नॉर्थ से साउथ की तरफ, सेकंड फिंगर क्योंकि आउट ऑफ द पेज है तो अपने फेस की तरफ, और फिर मैंने थंब कर दिया।
ठीक है जी। और जब मैं कर चुका तो अम्माज आपसे मैं एक क्वेश्चन करने जा रहा हूँ। अम्माज भाई, अम्माज, आर यू देयर? ये सवाल है जी जून 2022 के पेपर का सवाल। एक वायर है, मैं समझा नहीं रहा, आंसर कीजिए ABCD। वैसे ये सवाल आप चारों बच्चों से, पर अम्माज मुझे रिप्लाई करेंगे पहले। ABCD, ABCD। अच्छा, डायरेक्शन को छोड़ दीजिएगा अभी, डायरेक्शन को छोड़ दे, खाली बता दें बिल साइन थीटा या बिल कॉस थीटा। अम्माज, बिल कॉस थीटा। वजह बताइए, हो सकता है सही है, हो सकता है गलत, तो मुझे नहीं पता। हाँ बोले मैंने, बिल्कुल सही आपने बताया है कि सर जब हम लोग AS की फिजिक्स पढ़ते थे ना, तो वहां पे भी मैं आपको ये पढ़ाता था कि जब कोई वेक्टर एंगल एक्स एक्सिस के साथ बनाता है तो फॉर्मूलाज कुछ और होते हैं, लेकिन जब कोई वेक्टर एंगल वाई एक्सिस के साथ बना लेता है तो फॉर्मूलाज उल्टे हो जाते हैं। अगर एक्स एक्सिस के साथ है तो फॉर्मूलाज कुछ और है, वाई एक्सिस के साथ एंगल बनाएगा तो फॉर्मूलाज उल्टे हो जाएंगे। मैंने आपको याद कराया बी बिल साइन थीटा, पर बिल साइन थीटा में मैंने पढ़ाया कि जो वायर है वो मैग्नेटिक लाइनों के साथ एंगल बना रहा होगा, वायर मैग्नेटिक लाइनों के साथ एंगल बना रहा होगा। इस क्वेश्चन में जरा देखिए कि जो वायर है सर, वो वायर थीटा नहीं बना रहा, बल्कि वायर के ऊपर इन्होंने एक दूसरी लाइन बना दी और उस लाइन का उन्होंने थीटा दे दिया। अब जब उन्होंने एंगल ही बदल दिया, एंगल होना चाहिए था ये वाला, ये एंगल होता। अगर एंगल ये वाला होता तब तो सर फॉर्मूला साइन थीटा, तो जो अभी मैंने पढ़ाया। इस क्वेश्चन में एंगल एक तरह से उन्होंने एक्स एक्सिस के बजाय वाई एक्सिस पे ले गए। दिस इज एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस के बजाय एंगल को बेटा कहाँ ले गए, वाई एक्सिस पे। और अब एंगल को वाई एक्सिस पे ले गए तो फार्मूलाज उल्टे हो गए, और अब फार्मूलाज उल्टे हो गए तो हम आपको याद करा रहे हैं बिल साइन थीटा, पर इस क्वेश्चन में आंसर है बिल कॉस थीटा। जकी, मैं अपनी बात रिपीट कर रहा हूँ, जकी मुझे आप आंसर करेंगे। सर आपने जो फॉर्मूला अभी पढ़ाया उसमें वायर एंगल बना रहा था मैग्नेटिक फील्ड के साथ, वायर मैग्नेटिक लाइनों के साथ एंगल बना रहा था। सर इस क्वेश्चन में एंगल वायर के साथ नहीं बन रहा, बल्कि डॉटेड लाइन के साथ बन रहा है, डॉटेड लाइन के साथ बन रहा है, इसलिए साइन थीटा के बजाय कॉस थीटा वाला इसका आंसर है। हाँ जकी बेटा बताइए, हम तो आपको याद करा रहे हैं बिल साइन थीटा और इस क्वेश्चन का आंसर आ रहा है बिल कॉस थीटा, इसकी क्या वजह है जकी? मैं रिपीट कर रहा हूँ कि जब कोई वायर एंगल बनाता है मैग्नेटिक लाइंस के साथ, जब कोई वायर एंगल बनाता है मैग्नेटिक लाइंस के साथ, तो फोर्स के फॉर्मूले में साइन थीटा आता है। इन दिस क्वेश्चन द वायर इज नॉट मेकिंग एंगल थीटा with the magnetic field, but this angle theta with this perpendicular line. It means this angle is not with the wire. This angle is not with the wire. If this angle with the wire, then the formula is Bill sine theta. In this question, the angle with this perpendicular line. So the formula turned into Bill cos theta. But as Zaki, I am asking, magnetic force होती है Bill sine theta, but in this question, the answer is Bill cos theta. The question is why? वायर से नहीं बना, ठीक है, नंबर 1 हो गया। नंबर 2 की आप ही हमें बताइए कि द मैग्नेटिक फोर्स एक्टिंग ऑन द वायर, इट्स डायरेक्शन इज डिटरमिन्ड बाय फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, एंड इफ यू अप्लाई फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, देन आई एम आस्किंग यू व्हाट विल बी द आंसर, इनटू द पेज और आउट ऑफ द पेज? पहले आप अप्लाई करें। आप कह रहे हैं आउट ऑफ द पेज, ठीक है जी, आपने कह दिया आउट ऑफ द पेज। अच्छा, मैं जरा इसको चेक कर लेता हूँ। चेक करने के लिए अनाबिया, बेटा अनाबिया, अपनी लेफ्ट हैंड की फर्स्ट फिंगर को इस डायरेक्शन में कीजिए, ठीक है, और सेकंड फिंगर को इस दफा आपने अपने फेस की तरफ नहीं करना, फेस से दूसरी तरफ करना है, मतलब स्क्रीन की तरफ करना है। जब आप स्क्रीन की तरफ कर देते हो, स्क्रीन की तरफ, तो आपका थंब नीचे आ रहा है या ऊपर आ रहा है?
नीचे आ रहा है, और जब नीचे आ रहा होता है ना तो बेटा नीचे को कहते हैं इनटू, ऊपर को कहते हैं आउट ऑफ। तो इसलिए बेटा इसका आंसर ए है। ठीक। ऑल दो ये क्वेश्चन थोड़ा सा अजीब सा इस लिहाज से कि इनटू और आउट आउट जो है ना वो थोड़ा सा इंग्लिश के लिहाज से मुझे फेल लग रहा है, लेकिन समझने की जरूरत है। 3D डायग्राम में ऐसे ही कुछ गड़बड़ हो जाती है इंग्लिश में। तो बेटा फर्स्ट फिंगर इन दिस डायरेक्शन बेटा जकी, ठीक है, जरा नोट कीजिएगा। दिस इज फर्स्ट फिंगर, इंडेक्स फिंगर। सेकंड फिंगर इनटू द पेज है, इनटू द पेज का मतलब टुवर्ड्स द स्क्रीन है, एंड इफ इट इज टुवर्ड्स द स्क्रीन then the thumb is pointing downward, and if thumb is pointing downward then the answer is into the page। तो ये कुछ अजीब सा है, ये सवाल मुझे भी पसंद बिल्कुल नहीं आया। अच्छा जी, उसके बाद आ जाइए